कहता हूँ 71 पंक्चर लगे हैं वहाँ पे। ये क्या बात हुई कि 35 पंक्चर की माफ़ी मांगते हैं? बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम 35 पंक्चर्स के हवाले से बात करेंगे। 35 पंक्चर्स की कहानी मई 2013 के इंतखाबात के कुछ ही अरसा बाद शुरू हो गई थी। पूरी तफसील देंगे और बहुत से उसके ऊपर ट्विटर्स आए हैं आज, और इमरान खान का स्टेटमेंट है वो भी आपको सुनवाएंगे। इस कहानी को आप भी इस पे शेयर कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, और जितने इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के नाम आएंगे, स्टार्टिंग विद नजम सेठी साहब। तो मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ था कि इस तरह की कोई ऑडियो टेप एग्जिस्ट नहीं करती। मैं ऑन एयर लोगों से कहता था कि किसी के पास टेप है तो मुझे टेप दे, मैं इस प्रोग्राम में चलाऊँगा। आज तक मुझे मिली नहीं है। तो नजम सेठी साहब हों, खुद इमरान खान हों, नईमुल हक साहब हों, या कोई भी और साहब हों, हमें इस पर कमेंट करना चाहें तो ट्विटर अकाउंट प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे डालिएगा, नदीम मलिक, इसके ऊपर ट्वीट करिए। हम स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ आपकी ट्वीट्स चलाएँगे, जो भी आपका रद्द-ए-अमल आएगा एज इट इज़ चलाएँगे। इसके साथ अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसकी साथ ही वजाहत भी ज़रूरी है। गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम में हमने आसिफ अली जरदारी साहब की फ़ोटो चलाई थी तनवीर ज़मानी के साथ, जिसके ऊपर सईद गनी साहब ने प्रोग्राम के बाद मेरे से बात की, और आज भी अभी शाम में उनसे बात हुई। वो कहते हैं कि ये फ़ोटोशॉप वर्जन है, ओरिजिनल वर्जन में वो तस्वीर जो थी वो अहमद मुख्तार साहब के साथ है। तो ये हमारे एंड पे मिस्टेक है, तो हम उसको करेक्ट करते हैं कि वो तस्वीर उनके साथ नहीं चलाई जानी चाहिए थी। 35 पंक्चर की कहानी की तरफ आ जाते हैं। 35 पंक्चर की कहानी के एक शख्स जो हैं वो खालिक जाने जाते हैं। वो शायद पाकिस्तान में बहुत से लोग उनसे वाकिफ़ ना हों, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम इसी प्रोग्राम की वसातत से वो पूरी कहानी आपको सुनवाएंगे भी और उनका आपसे तारुफ करवाएंगे। तो डॉक्टर इजाज़ हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका दावा था कि ये 35 पंक्चर ला देंगे मियाँ साहब, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 10 तो 15,000, ये पंजाबी का एज इट इज़ आपका टेक्स्ट है। 10 तो 15,000 हर हल्के वोट पाने पाएंगे तो 35 सीटा का बंदोबस्त हो जाएगा, डोंट वेरी। ये आपने लिखा था, यही लिखा था, यही लिखा था। इसके ऊपर इमरान खान ने एक बयान दिया है गुज़श्ता रोज़ हामिद मीर से इंटरव्यू में। मैं पहले वो आपको सुनवाना चाहूँगा, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पास क्या एविडेंस सबूत है। सुनवाइएगा जी कि इमरान खान ने क्या कहा था। इसलिए हमने तो 35 पंक्चर लेके नहीं आए, तो सियासी बात है ना, असल चीज तो प्रूफ देनी थी। अच्छा, 35 पंक्चर सियासी बात थी, मान गया। सियासी बात का मतलब कि एक ब्रिगेडियर सैमसन ने हमें बताया, उन्होंने मुर्तज़ा पोया से सुना, तो वो ट्वीट हो गई और वो 35 पंक्चर बन गया। ये इमरान खान कहते हैं कि सिर्फ एक बयान था, बस उसके ऊपर बयान दिया। एक डॉक्टर इजाज़ हुसैन ने, ब्रिगेडियर सैमसन ने सुना, उसके ऊपर नईमुल हक ने ट्वीट कर दी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, बहुत से लोगों की इज्जतों का मामला था, पूरा इलेक्शन प्रोसेस एट स्टेक था, और 2 साल रहा। और मैंने कहा ना कि गलती फौरी तौर पर इस्लाह कर ली जाए, मान ली जाए कि हमसे मिस्टेक हुई, उसको अगले दिन दुरुस्त कर लें, फिर तो ठीक है। आज डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इट इज़ टाइम टू अपोलोजाइज फॉर 35 पंक्चर्स। उसके ऊपर तरीन साहब ने कहा कि वट एवर वॉज पंक्चर्ड, रियलिटी इज़ दैट PTI हैज़ गिवन इनफ एविडेंस। और इसके ऊपर नईमुल हक साहब कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स द 35 पंक्चर स्टोरी वाज पॉलिटिकल बट आल्सो करेक्ट। लेट नजम सेठी, मुर्तज़ा पोया, डॉक्टर इजाज़ एंड US एम्बेसडर कम ऑन TV। ये US एम्बेसडर को कह रहे हैं कि TV के आगे ऊपर बयान करें। और नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि वो तमाम एंकर्स, कमेंटेटर्स जिन्होंने मुझे मिलाइन किया था, उनको अब माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में बड़ा राइटफुल है इसके ऊपर उन लोगों को जिन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था, बशमूल एंकर्स के, उन्हें वाकई उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। डॉक्टर इजाज़, आप क्या कहते हैं? आपने जेनेसिस देखना होगा, उसकी कॉज़ैलिटी देखनी होती है, उसके डायनामिक्स देखने होते हैं, और फिर एंड में उसके रिजल्ट्स देखने होते हैं। जब रिजल्ट्स आ जाते हैं तो उसमें जो बेनिफिशरी होता है उन रिजल्ट्स का, ये मैं मिसाल ये देता हूं कि एक बैंक में चोरी डाका हो जाता है, अंदर से पैसे गायब हो जाते हैं लाखों रुपए, और इंक्वायरी शुरू हो जाती है। पता चलता है कि 1 महीने के बाद उसी बैंक का कैशियर है जिसने नई गाड़ी ले ली है, नए कपड़े पहन के आ रहा है, घर नया। सबसे पहले इंक्वायरी उससे स्टार्ट की है कि उस चोरी डाके का वो बेनिफिशरी वो विजिबली नजर आ रहा है। तो मैं इसमें इसकी पॉलिटिकल या पोलेमिक्स में जाना नहीं चाहता, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं कि आपने दावा किया किस बुनियाद के ऊपर था? आपने कहा था कुछ इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट थे, तो वो कौन एजेंसी थी जो ये इंटरसेप्ट कर रही थी? कुछ वजाहत उसकी कर दें। देखिए, ये जितने जो मैं अपना मुझे जनवरी 2014 में एक लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इस्लामाबाद में मुझे लेक्चर देना था, और टॉपिक था पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो उसके रिसर्च मैंने स्टार्ट की सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2013 में। वहां जब मैं रिसर्च देख रहा था, ये वो जमाना था जब 3 लोगों ने और उनके एफिलिएट्स ने दुनिया में तहलका मचा दिया था। एक तो एडवर्ड स्नोडन ने, दूसरा जूलियन असांज विकीलीक्स वाले, तीसरा ब्रैडली मैनिंग, जो अब उन्होंने अपना जेंडर रीअसाइन करा के शी इज कॉल्ड नाउ चेल्सी मैनिंग, 35 इयर्स की हुई। एजेंसी कौन सी थी? हाँ जी, एजेंसी कौन सी थी जिसने इंटरसेप्ट किया?
ये तो विकीलीक्स करते रहे ना जिनको विकीलीक्स छोड़ दीजिए। एनएसए जो आपने जिस रिसर्च से 35 पेंचर लिया, वो 35 पेंचर किस एजेंसी की इंटरसेप्शन थी? ये तो इंटरनेट सोर्सेज पड़े थे जी, सैकड़ों की तादाद में जो आपको नजर आते हैं अपने इशू पे। आप जब क्लिक करते हैं तो पूरी इंफॉर्मेशन जो खुलती है, तो मेरे सामने कुछ सैकड़ों की तादाद में रेफरेंसेस थे। उसमें था क्या स्नूपिंग करता है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, किस तरह उन्होंने एंगेला मर्केल की, क्रिस्टीना कर्चनर की, दिल्मा रूसेफ की, व्लादिमीर पुतिन की, और जितने आपकी ईमेल मेरे पास पड़ी है डॉक्टर साहब, जिसमें आप कहते हैं कि ये एनएसए कंटिन्यूसली बात सुन रहा था और नजम सेठी, तुकीर शाह और शहबाज शरीफ के दरमियान टेक्स्ट और ईमेल और टेलीफोन कॉल लातादाद आपस में एक्सचेंज हो रहे थे और ये तमाम गुफ्तगू एनएसए इंटरसेप्ट कर रहा था। दिस इज व्हाट बिल्कुल, एनएसए तो सारी इंटरसेप्ट करते हैं गुफ्तगू आपकी जितनी भी होती हैं। आपके दावा जो है, ये क्लेम जो है, उसका कोई सबूत है आपके पास? सबूत देखिए, जब इंटरनेट पे आप बैठते हैं, मेरे लिए कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं था 2013 के सितंबर में कि मैं इस इशू पे आ जाऊं। तब तो जुडिशियल कमीशन कोई चीज बनी नहीं थी। मैं अपना रिसर्च देना चाहा था, टॉक, उसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था। मुझे जो दिलचस्प हकायक नजर आए वहां पे मैंने नोट किए। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि साइबर सिक्योरिटी इतना सिंपलिस्टिक किस्म का डोमेन नहीं है दुनिया का। इसमें अब ये लेटेस्ट ये आता है कि कोई चीज भी अगर एडवर्ड स्नोडेन के, जूलियन असांज के एफिलिएट्स डालते हैं इंटरनेट पे, डॉक्टर साहब मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, इस तरह हमारे सुनने वालों को बात समझ नहीं आएगी। जब एनएसए ने इंटरसेप्ट किया तो आपकी ईमेल का अगला हिस्सा ये है कि वो जो बरतानवी कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर है वहां उन्होंने रब्ता किया, क्योंकि उन्हें लफ्ज पेंचर समझ नहीं था आ रहा कि 35 पेंचर क्या चीज है, ये 35 पंक्चर जो हैं ये क्या चीज है। दिस इज व्हाट यू सेड, ये सही है, ऐसे ही है जी? वही स्टोरीज जी हमें नजर आई इंटरनेट में, तो वो मैंने दिलचस्पी लिखी, लेकिन मेरी नजदीक को इनकी अहमियत। फिर आपने लिखा वहां के सर आयन लुबान से कहा गया, जो उनके यूएसजीसी में थे, ये यूके के जो इदारा है कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर, और वहां से आपको पता चला कि ये जो मतलब है इसका 35 पंक्चर का, ये एक्चुअली 35 पंक्चर्स 35 रिगिंग है। ये देखिए, अभी आपने कल या परसों इंटरव्यू दिखाया नजम सेठी साहब का, और उन्होंने जिस तरीके से जिन फनेटिक्स पहले इसकी वजाहत कर दें। ये ऐसे ही है कि फिर वो यूके की उस एजेंसी में आयन लुबान से उन्होंने कहा और उन्होंने इसकी तस्दीक की कि 35 पंक्चर क्या चीज है। ये एसओपीज होते हैं जी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में बैठे हुए। उस वक्त जनरल कीथ अलेक्जेंडर को चीज वेरीफाई करना चाहेंगे तो इयन लुबैन से, अपने काउंटर पार्ट से ही करेंगे ना, इयन लुबैन से करेंगे। अच्छा, अब आप मुझे ब्रेक दे दीजिए, यहाँ पर साथ ही रुकिएगा। मेरे पास दो बड़े ही रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में। मोहम्मद साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और सैयद नवीद कमर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। वेरी वार्म वेलकम जी दोनों को, खुशामदीद। जुबैर साहब, आज 35 पंक्चर हो गए हैं, तो आप पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। फिर इन्होंने कहा था आरोज का इलेक्शन, अब मैं पूछता हूँ कि 35 पंक्चर और आरोज दोनों को हम अभी भी रखें या ख़त्म कर दें? आज से ख़त्म करते हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ख़त्म कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ लाफेबल। और ये इतना सीरियस बिजनेस है नदीम, उस एंगल से क्योंकि ये जो कह रहे थे डॉक्टर इजाज जी, डॉक्टर इजाज के एक बैकग्राउंड होता है और फिर उसकी एनालिसिस की जाती है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा। बट ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक खबर आई और वो खबर आई और उसको आपने एक लेके जाना था, नेशनल नैरेटिव बनाना था, और उसके बेसिस पर आपने इस्लामाबाद में चढ़ाई की और तोड़ फोड़ हुई। और कहते हैं एनएसए ने इंटरसेप्ट किया। मैं बात कर रहा हूँ कि किस हद तक वो चले गए पीटीआई इस नैरेटिव को लेके, किस हद तक। और एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान को एक मैसेज आप अपने ईमान से बताएं, आपके जितने जानने वाले होंगे पीटीआई के, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे, दे ऑल बिलीव। क्या हुकूमत के ऐसी इंटरसेप्शन है जो एनएसए कर रहा हो पाकिस्तान में? देखें, अब वो बात ये है कि पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि जब वो पंक्चर का मतलब अंग्रेजी में रिगिंग, भाई पंक्चर और रिगिंग का मतलब, वो तो जो अंडरस्टैंड करता हो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को आप कह सकते हैं, तमहीद बांध सकते हैं कि ये शायद इसका मतलब ये हो, बट यू कांट ट्रांसलेट। पंक्चर को रिगिंग तो नहीं कहते ना, पंक्चर का मतलब रिगिंग तो नहीं होता। वो कहते हैं कि अमेरिकियों को समझ आई, फिर उन्होंने बरतानियों से पूछा और वहां जो एशियन से ट्रांसलेटर्स उन्होंने ये बताई बात। अब बात ये, मैं ये सिर्फ एक बात कह रहा हूं आपके नॉलेज में, मुझे ये पीटीआई के दिस शोज समथिंग फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद इन पीटीआई, कि इतना नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू है और उसको आपने बगैर किसी के, और मैं वो करेक्ट करवा दूं नदीम, मैं एक करेक्ट करा दूं कि इमरान की जो कल के हामिद मीर की इंटरव्यू में उधर भी गलत बयानी की, ट्वीट नहीं सिर्फ किया था, इमरान यूज्ड इट रिपीटेडली इन जलसास।
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में किया, एटलीस्ट 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मैं हवाला दे सकता हूं, उन्होंने 3 जलसों में यूज किया, तो उन्होंने उस नैरेटिव की बुनियाद पर फायदा उठाने की कोशिश की। नवीद कमर साहब, क्या आप बिलीव करते हैं कि एनएसए ने, क्योंकि हम अभी भी खबर आई है, वैसे वो यूके, पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान में टेलीफोन कॉल्स इंटरसेप्ट होते हैं और रिकॉर्ड होते हैं, ये आज की नहीं, ये पुरानी खबर है। अभी रहमान मलिक साहब ने भी कहा चंद रोज पहले, हाँ, कोई भी कहे या कोई ना भी कहे, द फैक्ट रिमेंस के वी नो दैट these are intercepted and frankly इस स्टेज पे हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम उसको रोक सकें। हाँ, पहले हो रहे हैं ये आप कह रहे हैं। हाँ, लेकिन जहाँ तक इस पर्टिकुलर केस का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि अब तो वो सबलाइम से रेडिकुलस तक वो आ चुका है कि भाई आपने एक चीज़ जिसकी कोई वैरासिटी नहीं थी, आपके पास कोई प्रूफ नहीं था, आपने वहाँ से सुनी, आपने आगे पास की, आगे फिर आप जो नेशनल लेवल के एक लीडर हैं, आप पूरी कौम से बार बार खिताब कर रहे हैं और आप इसको एज एविडेंस यूज़ कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल आपने कहा ये तज़हीक अमेज़ है, इसको आप एज एविडेंस यूज़ नहीं कर सकते थे जब आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। सबूत ही नहीं था, हवा में बातें हो रही। आरोज का इलेक्शन आसिफ अली जरदारी साहब कहते थे, उसको माना जाए या उसको भी छोड़ दिया जाए? देखिए, आरोज का जहाँ तक इलेक्शन का इशू है, वो तो जो जुडिशल कमीशन है उसके सामने मुख्तलिफ इश्यूज आए हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी ने क्या स्टैंड लिया, हाँ ये इलेक्शंस में वेरियस लेवल्स पे इंटरफेरेंस भी हुआ है और जो कि सामने आया। अब वो इनकॉम्पिटेंस आप कह लें, लैक ऑफ ट्रेनिंग कह लें, मेलाफाइडे कह लें, जो भी था, नहीं, और रिगिंग भी, लेकिन हमने स्टांस ये दिया कि दैट डज नॉट मीन दैट द एंटायर प्रोसेस शुड बी टर्न्ड ओवर। आपने आरोज का इलेक्शन क्यों कहा इसको? क्योंकि आरोज की थ्रू ही जो चीज़ें हुई, फॉर एग्जांपल जो एक्स्ट्रा बैलेट पेपर्स की डिमांड की, वो आरोज ने की ना, सही की गलत की वो अलग बात है। 11.7 मिलियन एक्स्ट्रा बैलेट पेपर छपे, आपका ख्याल है कि आरोज ने इसमें मेलाफाइडी थी या जो भी था? आई एम नॉट सेइंग दैट, टू बी ऑनेस्ट विद यू, इवन मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी एक्स्ट्रा बैलेट पेपर छपे। कितने? 10%। 10%, तो वो उनका काउंट पूरा है, which is higher than the national average. This is higher than the national average is 6%. नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, हालांकि the lead over there was about, आपकी लीड कितनी थी? मेरी 70,000 की थी, तो फिर तो 10% 13,000 बनते, फिर वो मैटर नहीं किया। हाँ, लेकिन बहसूरत पॉइंट इज के देवर, लेकिन आप आरोज वाले एलिगेशन के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, उसको विथड्रॉ नहीं कर रहे। which should not have आरोज का इल्जाम के ऊपर कायम है अभी? जी बिल्कुल, आरोज should have अच्छा, done यहाँ better एक deal। इसी टेप में, ये जिसका टेप आज तक जो मिल नहीं पाई मुझे, बड़ी कोशिश के बावजूद 2 साल हो गए, एक और बड़े वो भी मोहतरम शख्सियत हैं, ब्रिगेडियर सैमसन शरीफ, उनका नाम आता था कि उन्होंने ये बात इमरान खान को बताई। इमरान खान ने इंटरव्यू में भी तज़किरा किया और इमरान खान से वो बात सुन के उस मीटिंग में तो नईमुल हक साहब इतने जज्बाती हुए, उन्होंने कहा फौरन ट्वीट करो, पूरी पाकिस्तानी कौम को बताना चाहिए। ब्रिगेडियर सैमसन इज फ्रॉम पीटीआई ना? ही इज फ्रॉम पीटीआई, तो वो मेरे ख्याल है तो ब्रिगेडियर सैमसन साहब आप हमारे साथ हैं, मुझे सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ब्रिगेडियर सैमसन साहब, डॉक्टर इजाज भी साथ हैं, आप भी साथ हैं, और 2 मोहतरम शख्सियात जुबैर साहब और इस वक्त नवीद कमर साहब साथ हैं। आप फरमाइएगा कि कहानी हुई क्या थी, क्या बात हुई थी मुर्तज़ा पोया साहब के घर में? डॉक्टर इजाज साहब भी उधर थे, मुर्तज़ा पोया साहब के घर हम गए थे, उन्होंने खाने पे बुलाया था। बेसिक रीजन था हमारा पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज पे डिस्कशन करना, और उसमें जब उन्हें पता चला कि मैं पीटीआई से हूँ तो तब उन्होंने 35 की बात की। क्या 35 पंक्चर्स की? 35 पंक्चर्स की। ये बात किसने की, डॉक्टर इजाज ने या मुर्तज़ा पोया साहब? टॉपिक छेड़ा था पोया साहब ने, और फिर डॉक्टर इजाज साहब भी क्योंकि उधर थे तो इन्होंने भी उसको एक्सप्लेन किया। मुर्तज़ा पोया साहब ने क्या कहा था, ज़हन में है लफ्ज़ आपके? बिल्कुल, उन्होंने यही कहा था कि आपको 35 पंचर लगे हैं। तो मैंने कहा कि जी ये क्या है, व्हाट डज इट मीन? तो फिर डॉक्टर इजाज साहब ने सारी कॉन्वर्सेशन एक्सप्लेन की एक दफ़ा नहीं, फिर मैं डॉक्टर इजाज साहब से मिलता भी रहा हूँ, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन भी होती रही। आपको कोई ऐसी एविडेंस मिली कि जिसकी बुनियाद के ऊपर सुबह हम अदालत में ले जाएं तो ये जुबैर साहब का जो इलेक्शन है हम कहें कि ये तो पकड़ लो जी 35 सीटें इन्होंने पंक्चर लगाई हैं? देखें, जब एक परसेप्शन बन गई होती है एक तजर्बे की बुनियाद पे, और हमारा तजर्बा जो था वो था 13 मई का,
हम कन्विंस थे कि लास्ट के रिगिंग हुई है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कहा कि ये हाउस के इलेक्शंस थे, उससे पहले प्री पोल रिगिंग को हम फॉलो कर रहे थे। तो जाहिर है हमारी परसेप्शन में बात करके बैठी। मुर्तज़ा पोया साहब का जिक्र आता है बार बार। दो जगह ये खबर छपती है कि उनके घर बात हुई, दो जगह खबर छपती है डिनाइल हो गई। एक प्राइवेट चैनल पे इंटरव्यू था। प्रोड्यूसर साहब अगर आपके पास क्लिप रेडी है जी, क्लिप प्ले करिएगा कि क्या बोला उन्होंने पोया साहब। ये बातें 35 पंचर की मेरे घर में हुई। दो साहब ने इस बात को, जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन थी, उनने मेरे घर में बात की, मगर मैंने सिर्फ जो डिनाई किया, मैंने कहा मैंने यूएस एम्बेसडर से कोई बात, मैंने डिनाई नहीं किया कि ये 35 पंचर की स्टोरी गलत है। जी, वो कहते हैं मेरे घर हुई, मैंने ये डिनाई नहीं किया कि स्टोरी गलत है, सिर्फ मैंने ये कहा कि यूएस एम्बेसडर से मेरी बात नहीं हुई। डॉक्टर इजाज, आपने दरमियान में रिचर्ड ऑल्सन का भी जिक्र किया। रिचर्ड ऑल्सन से कौन मिला था? आप मिले थे? जी मैं तो नहीं मिला रिचर्ड ऑल्सन से। सॉरी, मैंने तो कहीं जिक्र नहीं किया ईमेल में कि रिचर्ड ऑल्सन से मैं मिला हूँ। इसी दौरान में आपने लिखा हुआ जी कि इसी दौरान में रिचर्ड ऑल्सन से भी रब्ता हुआ। ये वन लाइनर है आपके उसी मेल के अंदर। आप दोबारा पढ़ लें, नहीं तो मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। हाँ, लेकिन इसमें ये तो नहीं लिखा कि मेरा रब्ता हुआ है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके मिले, मैं पूछ रहा हूँ किसका रब्ता हुआ। पोया साहब कह रहे हैं वो नहीं मिले। आपको मैं सुन नहीं पाया, दोबारा दोहरा देंगे डॉक्टर साहब? मेरी एम्बेसडर ऑल्सन से कभी मुलाकात नहीं हुई। तो वो कौन साहब मिले थे जिनका आपने तज़किरा किया कि रिचर्ड ऑल्सन से भी रब्ता हुआ? दिस इज वन लाइनर इन योर ईमेल। हेलो जी, ये एक वन लाइनर है आपकी ईमेल के अंदर। किसका रब्ता हुआ था रिचर्ड ऑल्सन से? ये तो चीजें आपको मिलती रहती है, इन्फॉर्मेशन पढ़ते रहते हैं। जो लोग पढ़ते हैं चीजें उनको कहीं ना कहीं से क्लू मिल जाते हैं, लेकिन कोई इतने इंट्रिकेट क्लू नहीं है कि एक एसओपी के तहत अगर आज एनएसए का जो हेड है एडमिरल माइक रॉजर जो है, वो अगर कांटेक्ट करता है तो ही इज एट लिबर्टी टू स्पीक टू रिचर्ड ऑल्सन। किसी भी एम्बेसडर से वो बात कर सकता है। सर, मैं एज्यूम कैसे कर लूँ सारा कुछ? मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि नवाज शरीफ का इलेक्शन ठीक हुआ था, पीटीआई वाले नहीं मानते। मैं कहता हूँ ठीक था सारा कुछ, कोई गड़बड़ नहीं थी, और अब बड़ा मसला हो जाएगा फिर तो ये बात, मेरी बात वो नहीं मानेंगे तो उनकी बात मैं नहीं मानूंगा, तो कैसे फिर करेंगे? अजम्पशन के ऊपर तो नहीं होगा ना, कुछ कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाने के लिए कुछ होना चाहिए। नाम है एंकर हूँ, नाम है जज जिसने एसरटेन करना है कि कौन गलत है। इज देयर एनी एविडेंस, एनीथिंग जिसके ऊपर हम सब्सटेंशिएट कर सकें कि जुबैर साहब जो कुछ कह रहे हैं वो गलत है और पीटीआई वाले जो कुछ कह रहे हैं वो दुरुस्त है? ये एविडेंस तो लफ्ज़ है ना, बड़ा वेग सा डिफाइन वेगली होता है। एविडेंस तो मॉडल टाउन के मर्डर्स की जस्टिस बाकर नकवी ने दी हुई है। आपने प्रोसिक्यूट शहबाज शरीफ को, तकीर शरीफ को, राना सनाउल्लाह को क्यों नहीं किया अभी तक? वो तो वीडियो एविडेंस है आप लोगों के कैमरा की। व्हाट डू यू टॉक अबाउट दिस एविडेंस इशू? उसके ऊपर यकीनन मैं चाहता हूं कि वो केस चलना चाहिए, मैं इस पे दो राय नहीं रखता, मेरी बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन इलेक्शन मेरा टॉपिक है, आज मैं उसी पे दोबारा आ जाऊँ। इसमें मैं कैसे ये साबित करूँ? सुबह जुडिशल कमीशन हमारा बैठा हुआ है, उसको हम बताएं जाके नवीद कमर साहब ने ये जो 75,000 वोट लिया है इसको चैलेंज करने की जरूरत है। कौन सी ऐसी चीज़ है? जुडिशल कमीशन में आप जाएंगे, एविडेंस लेके विटनेस जाएंगे, तो फिर आपने अपना होमवर्क खुद करना है। दावा तो आपका था जी 35 पंक्चर का, मेरा कभी नहीं था ये दावा। मैं तो कहता था ठेक। दावा तो मेरा नहीं था जी, ये तो रिसर्च थी मेरी। दावा नहीं है, दावे और रिसर्च में फर्क होता है सर। रिसर्च ऑन बेस ऑफ एविडेंस होती है सर, बेस ऑफ असम्पशन नहीं होती। ये भी है, मैं आपको बताऊं, ये मैं दावा करता हूँ जब नरेंद्र मोदी को आपकी आवाज कट रही है डॉक्टर साहब लेके। हाँ जी, हाँ दोबारा बोलिए, अब आवाज ठीक है जी, दोबारा बात करिए। जब पिछले बरस प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब नरेंद्र मोदी साहब को मुबारक देने गए अप्रेंटिसशिप की वहाँ न्यू दिल्ली में, तो अपने बेटे हुसैन नवाज को लेके गए। हुसैन नवाज ने वहाँ जिन जिन लोगों से मुलाकातें की उनमें से एक अजीम प्रेम जी जो विप्रो जो है टेक्नोलॉजी की हाई टेक की कंपनी जो है इंटरनेट इनसे रिलेटेड है, उससे मुलाकात भी हुई। वहां भी बात होती रही कि हम साइबर सिक्योरिटी को सिविलियन यूज के लिए हम आईबी को हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, विप्रो से कहा, अजीम प्रेम जी से, जो कि $18 बिलियन की इसकी फॉर्च्यून है, बहुत बड़ा नाम है, कि हमें हेल्प करें साइबर सिक्योरिटी में ताकि हमारी स्नूपिंग कोई ना कर सके सिविल गवर्नमेंट की। सर सो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट जी? अगर आईबी को हम एम्पावर कर रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग जी, इट्स नॉट अ बैड थिंग। कौन से जैद हामिद टाइप आपने बताया? अच्छा, लेकिन मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस मैं अभी और आपसे बातें करूंगा क्योंकि इसमें अभी तक एविडेंस कुछ नहीं है। इसमें नजम सेठी साहब मेरे ख्याल में राइटफुल होंगे अगर हर बंदा जिसने उनके ऊपर कहा था कि 35 पंक्चर लगाए हैं वो उनसे कहें कि मुझसे माफ़ी मांगो। मैं इसको ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से बाद दोबारा ये सवाल करूँगा, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आप इस पे कुछ बात करेंगे ज़ुबैर साहब, क्योंकि अभी तक चीज़ें बहुत सारी हैं, इल्ज़ाम हैं, एजम्पशंस हैं, लेकिन मैं एविडेंस चाहता हूँ जिसकी बुनियाद के ऊपर सुबह जुडिशल कमीशन के पास हाथ में कोई चीज़ हो, वो अभी तक मुझे मिल नहीं पाई। जुडिशल कमीशन का कल वैसे लास्ट डे है, कल लास्ट जी लास्ट डे, और इलेक्शन कमीशन के जो लॉयर हैं सलमान राजा साहब, ही इज गोइंग टू मेक हिज केस टुमारो। सो पीरजादा साहब हैज फिनिश्ड, जो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एतजाज एंड अदर्स एंड ऑल्सो जो पीएमएलएन के थे, उनका खत्म हो गया नैरेटिव। अब लास्ट डे है, कोर्ट हैज ऑलरेडी अनाउंस कि कल के बाद वो फिर देन दे विल गो इनटू देयर व्हाटएवर जो उनका प्रोसेस होता है। बात ये है कि एक दिन नजम सेठी साहब आए थे जुडिशल कमीशन में, जो आप बात कर रहे थे ना, डॉक्टर साहब से भी बात कर दे, तो हेयर वाज मिस्टर पीरजादा, और वो एक बड़ा फैसिनेटिंग एक था हमारे लिए सीन, और वो इसलिए था कि नजम सेठी को 35 पंक्चर 35 पंक्चर 35 पंक्चर 1 घंटे की क्रॉस एग्जामिनेशन की गई उनके साथ। 1 घंटे की क्रॉस एग्जामिनेशन में नॉट अ वर्ड अबाउट पंक्चर, एंड ऑब्वियसली वी थॉट कि शायद ये ओपन करेंगे, शायद ये ओपन करेंगे। एक चीज उसमें जी पीटीआई वालों की दुरुस्त थी, जी जी, वो ये थी कि जब नजम साहब ने कहा कि 7 to 10 days बिफोर इलेक्शंस पावर्स वर शिफ्टेड टू मॉडल टाउन एंड रायवेंड। नहीं, ये नहीं कहा था, ये पीटीआई का नैरेटिव है। नहीं, दिस इज नॉट, ये मेरे पास सुप्रीम कोर्ट की सर्टिफाइड साइन कॉपी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं नहीं बिल्कुल पढ़ें, ये उन्होंने दो हिस्से हैं। पहली बात ये, पहली बात, लेकिन देयर इज नो 35 पंक्चर टेप, देयर वाज नो क्वेश्चन, देयर वाज नो 35 पंक्चर टेप। दूसरी बात है, देखें नदीम, बात ये होती है, मैं लेकर आया था, मैंने याद नहीं है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, कल जब हफीज पीरजादा साहब ने खत्म किया था, एंड दिस इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जब पीरजादा साहब ने तकरीबन 60 दिन की क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद और 2.5 दिन अपने नैरेटिव के बाद जब ऑलमोस्ट कंक्लूड किया, तो चीफ जस्टिस आस्क्ड हिम कि आपने पीएमएलएन के अगेंस्ट कोई रिगिंग का चार्ज तो अभी तक दिया ही नहीं है। दिया ही नहीं है। आरिफ अलवी साहब हमारे साथ हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सारा केस बनाया गया था पीएमएलएन के खिलाफ, और 2 साल हो गए जी आपको बातें करते हुए, और वहां पीरजादा साहब ने चीफ जस्टिस को कोई एविडेंस ही नहीं दी नून लीग के खिलाफ, एक नॉट अ सिंगल एविडेंस। 35 पंक्चर के ऊपर आपने कहा माफी मांगने का वक्त आ गया, तो ऑन एयर मांग ही लीजिए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने। भाई साहब, जो 35 पंक्चर के हवाले से गुफ्तगू हुई थी कल, इमरान खान साहब ने जब ये बात कही, तो मेरे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस 35 पंक्चरों का नहीं है। अच्छा, इसके रावी है नईमुल हक साहब। अच्छा, नईमुल हक साहब ने कोट किया, और बाद में मुर्तजा पोया साहब ने खुद इसको ऑन एयर कहा कि 35 पंक्चर एक हकीकत रखते हैं। तो मैंने सुबह जब लोगों ने कहा कि जी इमरान खान साहब ने तो कहा है कि सियासी बयान था, तो मैं समझा कि वो तहकीकात कर चुके हैं और इस बात से पुरगो करके निकल चुके हैं। तो मैंने कहा कि जब ये हो चुका है, तो मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होती है ये बात कि मैं उस चीज़ पर इंसिस्ट करूं जो मुझे खुद नहीं मालूम। तो मैंने एक ट्वीट किया कि जनाब अपॉलॉजीज ड्यू। सर वैसे एक बात अलवी साहब आप बताइएगा, आप बुरा नहीं मानिएगा, आपसे मेरी दोस्ती बड़ी ज़्यादा है, ये ज़ुबैर साहब कहते हैं वो भी आपके बड़े गहरे दोस्त हैं, लेकिन आपकी पूरी पार्टी एजम्पशंस के ऊपर इतने बड़े एलिगेशंस लगा देती है, थोड़ा सा हौसला रखा करें सर। नहीं, मैं आपने एजम्पशन के ऊपर क्या किया, माफी मांग ले, उन्होंने एजम्पशन के ऊपर इल्जाम लगा दिए। देखो, एजम्पशंस पर एलिगेशन जब बनती हैं जब बहुत सारी कहानियां इसके साथ हों। ये 35 पंक्चर के साथ तो 1,500 और कहानियां भी है ना। ये अकेला अगर एक अजम्पशन हो, मिसाल के तौर पर अकेला एक्स्ट्रा बैलेट पेपर्स है, मैं तो उर्दू बाजार से जो बैलेट पेपर्स छपे थे वो पूछे इन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद जुबैर मेरे दोस्त हैं, इनसे कहिएगा जब मैं टेलीफोन पर हूँ ना, तो बीच में इंटरप्शन समझ में नहीं आता है, मैं इनसे अलग भी बैठ जाऊंगा, जब हम लाइव होंगे तो पूरी बहस भी कर लेंगे। मैं आपसे हुजूर ये फरमा रहा हूँ कि जब ये बहुत सारे एजम्पशंस हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास तो ये भी प्रूफ था, मगर इनडायरेक्ट। व्हाट इज द पार्टीज पोजीशन? अभी मौका है, लेकिन क्या पार्टी पोजीशन है क्या? 35 पंक्चर की पार्टी पोजीशन है क्या? आरिफ सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूँ कि पार्टी पोजीशन है क्या 35 पंक्चर की? मोहम्मद जुबैर साहब से पूरी बात आप उनकी सुन ले, फिर मुझसे सवाल। नहीं, पहले आप ही। अच्छा जुबैर साहब मुझे पूछ रहे थे, आरिफ साहब को मैंने बड़ा रिक्वेस्ट करके कहा है कि मुझे ज्वाइन कर लें, मुझे बात कर लेने। एक चीज मुझे आप बता दें कि आप अपनी माफी वापस ले रहे हैं या माफी मांग रहे हैं, ये बता दें मुझे आप। भाई साहब, आई हैड नो आइडिया ऑन कि ये 35 पंक्चर्स की कहानी क्या है। जब खान साहब का रात को इंटरव्यू आया तो मैंने कहा कि शायद पार्टी इसको रिसर्च करके इससे विड्रॉ कर रही है, मैंने माजरत कर ली। फिर नईमुल हक साहब का ट्वीट भी आया और मुझे फोन भी आया, उन्होंने कहा जी एविडेंस तो मेरे पास है। तो मैंने कहा जी मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। मैंने अगली ट्वीट में कह दिया कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, नईमुल हक साहब के पास एविडेंस है।
उसके बाद मैंने सुना कि आपके प्रोग्राम के अंदर मजीद कोई चीज आई है, मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ। सर आप उस माफी पे कायम हैं या माफी वापस ले रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जो मेरी इंफॉर्मेशन जब तक थी तो मैंने माफी मांग ली। अच्छा, उसके बाद नईमुल हक साहब ने इसको दूसरे अंदाज से तो सर अब आप एक और ट्वीट, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन नाउ, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। नईमुल हक साहब ने भी ले आया, आपने भी दिखा दिया, मुर्तजा पोया साहब का भी टेलीविजन का इंटरव्यू भी आपने बता दिया कि 35-50 का। तो सर आप फिर अब अपनी माफी वापस ले रहे हैं? मेरे भाई आप अपनी फिर वो माजरत वापस ले लीजिए, लाइव कह दीजिए कि मैं वापस लेता हूँ, मैंने मिस्टेक से कह दिया था, तो मैं अभी वही चला देता। यार देखो, जो बात कह दी जाती है ना उसको हर वक्त वापस नहीं लिया जाता। छोड़ दें उस बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि नईमुल हक साहब ने जब अपना असल पोजीशन की वजाहत कर दी तो मेरी पार्टी पोजीशन वहीं पर आ गई जहाँ थी। अच्छा, आप मेरे साथ रुकिएगा, डॉक्टर इजाज साथ हैं। गुड फेथ में सुने ना नदीम मलिक साहब, ये बातें गुड फेथ में की जाती हैं। वी आर ऑनेस्ट पीपल। सर आप अच्छी ऑनेस्टी है, आप सुबह कुछ कहते हैं शाम को कुछ कहते हैं, आप काबिल एहतराम है मेरे लिए अलवी साहब, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, यू नो दैट। लेकिन मुझे आप मौका दें मैं डॉक्टर इजाज साहब को साथ ले लूँ, क्योंकि मैंने ये बहुत सारी स्टोरी जो है इसमें ओरिजिनल हवाला इमरान के इंटरव्यू में, ब्रिगेडियर सैमसन की गुफ्तगू में, आपकी में, मुर्तज़ा पोया की गुफ्तगू में, हर जगह डॉक्टर इजाज का ही हवाला है। डॉक्टर इजाज आप कन्विंस कैसे हुए कि ये 35 पंचर जो है, 35 पंचर आपने पंजाबी में लिखा हुआ है, उसके अंदर उसको रोमन में नजम सेठी मियाँ साहब ये 30-35 सीटां दा रौला है, तुसी घबराओ नहीं, मैं तैयारी कर ली है, ये 30-35 सीटां दे विच 10-15 हज़ार वोटां दा ला देंगा, ये आपने लिखा हुआ है। तो व्हाट वाज द एविडेंस जिससे आप कन्विंस हुए कि ये बड़ा गड़बड़ हो गई, ये बात करनी ज़रूरी है इस पर? ये जो मैंने अक्टूबर-नवंबर 2013 में मैंने इंटरनेट सोर्सेज पे जो कुछ मिसालें कुछ देखी दिलचस्प, उनमें से एक मिसाल ये थी, और मैं अपनी स्टोरी पर कायम हूँ कि मैंने ये पढ़ा था, ये मैंने देखा था, इसके मैंने नोट्स लिए थे। लेकिन आपको एक बात मैं बताता चलूँ, दुनिया इतनी सिंपल नहीं है। जो चीज़ भी यूएस इंटरेस्ट के खिलाफ छपती है इंटरनेट में कहीं भी, तो एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के पास ये अथॉरिटी है मैरीलैंड में कि वो इसको रिमूव करा सकती है बगैर किसी टाइम के। तो आप अपनी स्टोरी पर कायम हैं। एक आपका और दावा था, एक और दावा था आपका, एक और आपका दावा था कि पिछले साल जब 29 और 30 अगस्त की रात को, शायद अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, कि जब यहाँ पर धरना सजा हुआ था और बड़े हालात ख़राब थे, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने मदद के लिए कुछ कॉल्स की थी, वो कहानी बताएंगे? जी, वो भी हमने इंटरनेट पे पढ़ी, वो चीज़ें आती रहती हैं महीने बाद, हफ्ते बाद। किसको कॉल की थी मियाँ साहब ने पहले? अमेरिकी एम्बेसी में? हालांकि अमेरिकन एम्बेसी और मियाँ साहब और सऊदी जो गवर्नमेंट है इसमें चीज में इंगेज थे, हर लम्हे की सूरत हाल से। सऊदी गवर्नमेंट में किससे बात हुई? आपने कहा था कि मुझे याद पड़ता है कि अमेरिकी एम्बेसी ने कहा कि जद्दा से मदद की बात करो, तो जद्दा में किससे बात हुई? जद्दा की डेफिनेटली, जद्दा में जो उस वक्त बंदा मेन ऑपरेट कर रहा था वो प्रिंस मकरन था, जो अब रिमूव हो चुका है। और फिर सऊदी पैलेस जो है वो चूंकि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बचाने के लिए वो डेस्परेट किसी भी मेजर तक वो जा सकते हैं और वो गए होंगे। और उन्होंने किससे राब्ता किया फिर प्रिंस मकरन और सऊदी हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बचाने के लिए बकौल आपके? ज़ाहिर मकरन अगर कहेंगे, देखिए मैं ये दावा नहीं कर रहा, मकरन अगर कहेगा अगर किसी ने नवाज शरीफ साहब की जिंदगी बचानी है तो हमारी पुलिस तो इतनी कॉम्पिटेंट है नहीं, वो आर्म फोर्सेस ने उनकी जिंदगी बचानी है ना उस मॉब से जो कि 20-25 हज़ार का प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चढ़ दौड़ने के लिए तैयार था। चढ़ दौड़ने के लिए तैयार था। यू आर कन्विंस कि वो 20-25 हज़ार का मॉब जो था वो उस रात प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चढ़ाई के लिए तैयार बैठा हुआ था? मेरा ख्याल है तैयार था, सब लोग जो तैयार थे। क्या ब्रेक ले लें जी, ब्रेक ले लें, ये एक और कहानी आ गया जी। 35 पंक्चर से जाते जाते मुझे 35,000 पंक्चर की तरफ जाना पड़ेगा। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापसी पर और बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। 35 पंक्चर से मैंने स्टोरी का आगाज़ किया था, तो अभी डॉक्टर इजाज़ ने हमें बताया कि 29-30 अगस्त पीटीआई वाले पार्लियामेंट हाउस पे धावा बोलने की तैयारी में थे, पैट वाले और पीटीआई वाले। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने मदद के लिए अमेरिकन एम्बेसी में फ़ोन किया। अमेरिकन एम्बेसी ने कहा कि जद्दा फ़ोन करिए, वो बचाएंगे। वहाँ प्रिंस मकरन से उनकी बात हुई। प्रिंस मकरन ने, उनका ख्याल ये है कि फ़ौज से बात करके फिर नवाज शरीफ साहब की जान खलासी करवाई। इसके ऊपर एक और ट्वीट है इमरान खान की, ये डालिएगा जी, सॉफ्टवेयर में डालिएगा, इसको स्क्रीन के ऊपर डालिएगा। इमरान खान ने कहा है कि ऑन 35 पंक्चर्स 35 पंक्चर्स नदीम मलिक शो टुनाइट ऑन समा टीवी प्रोवाइडेड ऑथेंटिकेशन बाय मुर्तज़ा पोया एंड डॉक्टर इजाज़। यहाँ मैं एक वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अभी तक इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाया खान साहब, माजरत के साथ, लेकिन मैं सबूत ढूंढ रहा हूँ एंड देयर इज़ नो सच एविडेंस जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये कह सकूँ कि हाँ ये टेप है,
ये एविडेंस है जिसकी बुनियाद के ऊपर सुबह जुडिशल कमीशन इंतखाबात को नल एंड वॉइड करार दे सकता है। वो एविडेंस की तलाश में हूँ। ज़ुबैर साहब, नवीद साहब, कोई भी दे मैं चलाऊंगा, आई प्रॉमिस मैं चलाऊंगा, मुझे कोई टेप ला दो मैं चलाऊंगा, लेकिन वो नवीद कमर साहब कहीं टेप एक तो नदीम, इस पर सिर्फ मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो इजाज साहब हैं ये हैं कौन? ये जैद हामिद टाइप कोई करैक्टर हैं? मतलब वो इतने वहां बैठे हैं लंदन में, ऐसी बातें कर रहे हैं, कभी वो नरेंद्र मोदी के मीटिंग का हवाला देते हैं, कभी वो सऊदी अरेबिया के साथ वो टेलीफोन कॉल का हवाला देते हैं। हु इज दिस करैक्टर? आई मीन आई डोंट थिंक सो ही इज अ रिलायबल करैक्टर एंड वी शुड ऑन नेशनल टेलीविजन शो हिम। नहीं, डेफिनेटली जितना कुछ, खैर फ्रैंकली मुझे पहले भी कोई ख़ास इस पर यकीन नहीं था, लेकिन जो आज सुना है, अगर यही एविडेंस है तो फिर तो आज टोटली डिस्प्रूव हो गई ना कि ऐसी कोई चीज़ कम से कम इनके उसमें नहीं है, लीगली एक्सेप्टेबल एविडेंस नहीं है। वो तो परसेप्शन की और अजम्पशन की बात कर रहे हैं। परसेप्शन और अजम्पशन पे कानून काम नहीं कर सकता। परसेप्शन के हवाले से देखिए नदीम साहब, पॉइंट ये है कि अगर परसेप्शन पे भी एक बनानी थी तो एक बेसिस होता है, फिर परसेप्शन बनती है ना। जीरो बेसिस के ऊपर तो आप नहीं बना सकते। अच्छा, हमारे एक साथी हैं 10 बजे प्रोग्राम करेंगे, आज भी शायद उनके पास तरीन साहब भी होंगे। इन्होंने एक प्रोग्राम किया था, मुझे याद पड़ता है कि अलवी साहब और डॉक्टर शाहिद साथ थे इनके। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, ऐसे ही है जी नदीम मलिक साहब? शहजाद, बिल्कुल ऐसा ही है। जब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने पहली मर्तबा टेलीविजन पर आके ये 35 पंचर की बात की थी, तो अगले ही दिन मैंने उनको प्रोग्राम में मधु किया था और हमारे साथ डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी मौजूद थे। तो उन्होंने क्या बोला था कि टेप सुनी है, उनके पास है ऐसी कोई टेप? डॉक्टर शाहिद मसूद ने भी ये कहा था कि मैंने ये टेप सुनी है, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये सिर्फ एक टेप नहीं है, ऐसी बहुत सारी टेप हैं जो कि आप सुनेंगे अगले दिन में। और उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी आपने सुनी शहजाद, आपने वो टेप सुनी? नहीं, मैंने उनसे कहा मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, उस वक्त मैं कराची से प्रोग्राम कर रहा था रदीम साहब। मैंने कहा मैं इस्लामाबाद आके सुनूंगा, कह रहा बिल्कुल आए। ऑन एयर में डॉक्टर शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया शहजाद। ऑन एयर डॉक्टर शाहिद आपको दावत देकर टेप आपके पास हो तो मैं आपको फुल क्रेडिट देके इस प्रोग्राम में चलाऊंगा। पूरा जुडिशल कोई अल्लाह का बंदा मुझे टेप दे दो भाई। शाहिद साहब बैठे टेप लेके अपने घर में। हाँ शहजाद, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं इसमें ये कह रहा था कि क्योंकि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी थे, मैंने आरिफ अलवी साहब से पूछा कि ये टेप का किसका किस्सा क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये टेप इमरान खान साहब ने सुनी है, और इस टेप में जो आवाज है वो नजम सेठी और नवाज शरीफ साहब की लगती है। ये उन्होंने कैटेगोरिकली कहा। अच्छा शहजाद, एक मिनट आप रुकिए, आप रुकिए, साथ ही रुकिएगा, अभी जाइएगा नहीं। आरिफ अलवी साहब, ये शहजाद कह रहे हैं कि इनके प्रोग्राम में कहा था कि ये टेप इमरान खान ने सुनी है और उसमें आवाज नजम सेठी की है। क्या ये बात दुरुस्त है, जिस प्रोग्राम में डॉक्टर शाहिद आपके साथ थे? जी मुझे याद नहीं, मगर मेरा ख्याल ये था कि इमरान खान साहब ने सुनी है। उस वक्त मेरी इत्तला ये इट वाज अनकन्फर्म्ड। ख्यालों में खोए खोए बातें उल्टी सीधी हो जाती हैं सर, ये बड़ा सीरियस चार्ज है। इलेक्शन पूरा चैलेंज हो रहा है। नहीं, इलेक्शन चैलेंज हो रहा है, आई स्टैंड बाय द फैक्ट के पत्थर बहुत सारे लगे, मगर द फैक्ट इज कि मैंने जो सुबह अपॉलॉजी अपनी रखी थी वो इस बुनियाद पर रखी थी कि मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने इसी वजह से कहा, फिर नईम उल हक साहब ने जब इसकी तस्दीक की तो वो तस्दीक हो गई उस बात की। It is as simple as that as far as I am concerned। मगर ये कि उसके बाद जुडिशल कमीशन में बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन है। This is just a part of the entire episode। इसी पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आई मीन मैं सिर्फ ये कहूंगा, ये पॉलिटिकल पार्टी एस्पायर कर रही है फेडरल लेवल पर हुकूमत बनाने का, और हालत ये है कि मैंने सोचा था कि उन्होंने सुना है और नेशनल टेलीविजन पर आके ये कहा कि इमरान खान ने सुना है। इमरान खान ये नहीं क्लेम कर रहे कि उन्होंने सुना है। आई मीन देखिए, माजरत ही सही थे, और माजरत के आगे जितनी एक्सप्लेनेशन होगी ना डॉक्टर साहब, माजरत के बाद जितनी एक्सप्लेनेशन होगी वो और ज्यादा आपकी रेपुटेशन और आपकी अच्छा इमरान खान साहब से दरखास्त करिए, प्रोड्यूसर साहब इमरान खान साहब से दरखास्त करिए कि हमें बीपर दें इसके ऊपर, हम उनसे पूछते हैं उन्होंने टेप सुनी है कि नहीं। ऑन एयर उन्हें दरखास्त सेंड करिए, उनके जो कोऑर्डिनेशन है उनको दरखास्त सेंड करिए। जी आरिफ साहब, आप कुछ ऐड कर रहे हैं? मैं ऐड ये कर रहा हूँ कि भी एतराज़ात करें कि ये है वो है, मैं बिल्कुल जो दिल में सच है, जो हकीकत है, वो बयान कर रहा हूँ। मैं आज भी कन्विंस हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर इसकी सेटअप हुआ है, मगर ये एक एपिसोड था जिसमें फॉर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने माजरत की, एंड आई स्टैंड बाय दैट माजरत, एंड यू स्टैंड बाय दैट माजरत। ये ऑनरेबल वे है, ये ऑनरेबल वे है। आपने कहा कि क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है इसलिए यू स्टैंड बाय योर वो अपॉलॉजी, आपने जो माजरत की। एक डॉक्टर इजाज से कमेंट ले लें, अलवी साहब आपकी इजाजत से। डॉक्टर इजाज साहब, कुछ आप ऐसा सुजेस्ट करेंगे, बिल्कुल कंक्लूडिंग वन लाइनर होगा ये आपका, जो जुडिशल कमीशन सुबह फाइनली बैठेगा, इसके बाद कार्रवाई मुकम्मल है, कि वो जज साहब आपकी बात सुन के जस्टिस नासरुल मुल्क साहब इनको सारों को बुलाएं कि भाई आ जाओ, ये एविडेंस तो बड़ी तगड़ी है, कोई ऐसी बात कहेंगे आप?
जी मैं कुछ स्पेकुलेट तो नहीं कर सकता ना, मैं तो ना प्रोसिक्यूटर हूँ और ना मैं विटनेस हूँ इस बारे में। मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप किसी बंदे का बैकग्राउंड देखते हैं, 35 बरस में आप देख लीजिए, ये 35 लफ्ज बड़ा बदनाम हो गया है। पिछले 35 बरस में नजम सेठी साहब ने थ्राइव इस चीज पे किया है, सेंसेशनलिज्म, पर्सनल कुछ ना चाहिए डॉक्टर इजाज साहब, वो मेरे साथ नहीं है सर, वो मेरे साथ नहीं है। मैं उनके खिलाफ एलिगेशन नहीं चाहूंगा, लेकिन आपके पास एविडेंस हो कुछ जो मैं मटेरियल। देखिए मैं लास्ट में बात कहूंगा कि जब तक पावर में है ये कुछ नहीं होगा, जो ही ये हुकूमत से निकलेंगे तो SHO पुरानी अनारकली ये केस नजम सेठी साहब से गुलवा लेगा। सर बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इजाज साहब। अगर ये SHO नहीं है तो फिर ये केस नहीं है, फिर ये केस नहीं है। मैं ऑनेस्टली ऑन एयर बोल रहा हूँ। अगर ये ऑनेस्ट विद यू, अगर इमरान खान साहब ने इसी चीज पे जो आज हमारी कॉन्वर्सेशन है उस पर रिलाय करके ये इसको क्या ऑथेंटिकेट करना है, तो फिर उनके पास भी कोई केस नहीं। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, जुबैर साहब, ब्रिगेडियर सैमसन साहब, डॉक्टर इजाज साहब और आरिफ अलवी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।